गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट 2 में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2022। इसमें टेस्ट सीरीज होगी और जनरल स्टडी के क्वेश्चंस होंगे। देखना, सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान के जो क्वेश्चंस आएंगे, एक करंट जीके और स्टैटिक जीके या ट्रेडिशनल जीके दोनों के आएंगे। हम इसमें स्टार्टिंग करते हैं। पहले सामान्य अध्ययन जो स्टैटिक जीके हो गया, यानी कि परंपरागत सामान्य अध्ययन। तो इसकी आज हमारी वीडियो फर्स्ट होगी। और पैट की हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें पैट से रिलेटेड मैथमेटिक्स और खासतौर से डीआई जो समंक वाले क्वेश्चन है, टेबुलर वाले क्वेश्चन, वो सब किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पैट सीरीज का पहला क्वेश्चन, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा 1605, सन 1605 में हुई थी। और देखना, अकबर की जो मृत्यु हुई थी, अंतिम जो अभियान था अकबर का, ये असीरगढ़ का युद्ध था। असीरगढ़ क्वेश्चन आता है कि अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का किला। ये कहां पर होगा? दक्षिण में खानदेश। खानदेश ये कौन से राज्य को कहते हैं? यानी कि जो कर्नाटक का क्षेत्र होगा, कर्नाटक, ये वहां पर होगा। तो असीरगढ़ की अंतिम विजय, ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि असीरगढ़ के किले का ताला अकबर ने सोने की कुंजी से खोला। ये कूट भाषा में शब्द आता है। तो अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में हुई थी। और जन्म कब हुआ था? सन इसमें 1542 में। ये 20 साल के महल में सन 1542 में जन्म हुआ था, पंजाब में। तो आंसर इसका क्या होगा? सी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की? तो दीन इलाही धर्म किसने चलाया था? ये अकबर ने चलाया था। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है? रंगपुर एक ये गुजरात में होगा, जो चावल के, यहाँ से किसके अवशेष मिले? चावल के अवशेष। ये आप नोट करते रहिए साथ साथ, इससे आपको काफी क्वेश्चंस मिलने की संभावना है। तो रंगपुर से एक लोथल और रंगपुर से क्या मिला था? रंगपुर से चावल के अवशेष, चावल। और एक लोथल कहां पर है? ये भी गुजरात में लोथल। ये प्राचीन हड़प्पाकालीन स्थल हैं, दोनों से ही चावल के अवशेष मिले हैं, चावल। तो ये किस में आ जाएगा? गुजरात में। नंबर 4, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित है? देखना, ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन वेद भी है, इसमें मंडलों की संख्या कितनी? 10 मंडल ये अलग अलग ऋषि ने लिखे हैं, लेकिन जो 10वां मंडल है ये अज्ञात है, इसके ऋषि का पता नहीं है। लेकिन जो 9वां मंडल है, 9th, ये सोम ऋषि ने लिखा है। सोम रस की इसमें बात कही गई है। जो 9वां मंडल है, ये किसने लिखा है? ये सोम रस के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें मंडलों की संख्या कितनी है? 10, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। और ऋग्वेद में टोटल जो सूक्त हैं, टोटल सूक्त ऋग्वेद में कितने? 1028। इसमें से 11 रिपीट किए गए हैं। 11 इनको क्या कहेंगे? बाल खिल्ले या परिशिष्टिका 11 है। और मूल रूप से कितने आ जाएंगे? 1017। तो 1017 ये मूल उसमें सूक्त है। मूल सूक्त की संख्या कितने ऋग्वेद में? 1017। और टोटल कितने? 1028। इसमें 11 बाल खिल्ले हैं या परिशिष्टिका, अपेंडिक्स, जो बाद में जोड़े गए हैं या जिन्हें रिपीट किया गया है। और मंडल कितने? 10 मंडल। अष्टक कितने? 8 अष्टक। और एक अष्टक में 8 पाठ हैं। तो टोटल पाठ कितने हुए? 8 × 8 64। तो मंडलों की संख्या 10, अष्टक 8 और सूक्त कितने? 1028। बाल खिल्ले कितने? 11। मूल रूप से सूक्त कितने? 1017। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन और सबसे व्यापक वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? यह समझौता जिसके बाद महात्मा गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त किया था। तो ये भीमराव अंबेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में हुआ था सन 1932 में। ये पूना में हुआ था। पूना की यारवदा जेल का नाम क्या था? यारवदा। जब गांधी जी ने एक दांडी यात्रा की थी 1930 में, उसके बाद में फिर गिरफ्तार किए गए थे। फिर गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था, जो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। उसके बाद में गांधी जी को फिर से यारवदा जेल में गिरफ्तार किया गया, इसमें कैद किया गया। और यहाँ पर अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, वो ये सांप्रदायिक पंचांग को लेकर। तो गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा था 1932 में, पूना में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में किया गया।
ये कब हुआ था? सन 1885 में, 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर सन 1885 की ये बात है। इसमें क्या हुआ था, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई के गवारिया टैंक में, तो वहां पर इसका आयोजन किया गया और लगभग इसमें शुरुआत में 72 लोगों ने भाग लिया। इसमें अधिकांश वकील और पत्रकार लोग ज्यादा थे। ज्यादा भारतीयों ने इसलिए भाग नहीं लिया था क्योंकि हमारी एक और संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ सेन, SN सेन ने ये बनाई थी। कौन सी? इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ये संस्था बनी हुई थी, तो भारतीयों ने इसमें भाग लिया था। इसका अधिवेशन भी तभी होता था जब कांग्रेस के अधिवेशन होते थे। तो 1885 में अधिवेशन कहां पर हुआ था? मुंबई में, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। और संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम, इसके कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम, HYUME ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये इसके फाउंडर थे, संस्थापक, और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च बांध है, सबसे ऊंचा जो बांध है? इसमें दिया है, इसमें टिहरी बांध, ये ऊंचाई पर स्थित हो सकता है। देखना भाखड़ा नागल बांध के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि भाखड़ा नागल बांध ये हिमाचल प्रदेश में, इसमें बल्कि 4 राज्य लाभान्वित होते हैं भाखड़ा नागल बांध से। एक तो हिमाचल प्रदेश, और एक पंजाब और एक राजस्थान, और एक आ जाएगा इसमें दिल्ली। पोर्टेबल वाटर इसका दिल्ली तक भी आता है, दिल्ली और चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, और एक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, एक हरियाणा भी है। हरियाणा कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। ये जो भाखड़ा नागल बांध बनाया गया, सतलज नदी, ये सतलज नदी पर डैम बना हुआ है। इसके बारे में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि ये आधुनिक भारत के मंदिर जो हमने जल विद्युत परियोजना बनाई है या सिंचाई परियोजनाएं, ये आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी गई है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है? जो सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी गढ़वाल, जो टिहरी गढ़वाल में बना हुआ उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में से किस हॉकी इंडिया के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसमें दिया है आंसर मुश्ताक अहमद, है ना। ये करंट का थोड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो इसमें करंट के भी और ट्रेडिशनल दोनों क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाई थी? देखना 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो भारत माता की जो प्रख्यात छवि बनी थी, ये बनाई थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ये किससे संबंधित है? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर आपने नाम सुना हो, रविंद्रनाथ टैगोर के जो भाई थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो फर्स्ट ICS भी बने थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ये इनके भाई थे टैगोर। ये भारत के पहले ICS बने थे, सन 1863 में बनाया गया था। और ICS की जो परीक्षा थी इंडियन सिविल सर्विस की या भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा लंदन में होती थी, उन्होंने पास की थी। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि 1905 में भारत माता की प्रख्यात छवि किसने बनाई? रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसमें कई बार विभाजन का सामना करना पड़ा था? तो विभाजन किस में हुआ था? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। आंसर क्या आ जाएगा? B, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। स्थापना कब हुई थी? सन 1885 में। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। अभी लास्ट में क्वेश्चन आया था, A.O. ह्यूम, HYUME ह्यूम, A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी। और इसमें एक तो 1907 में फूट पड़ी थी, 1907 में सूरत अधिवेशन में, और सन 1918 में दूसरी फूट पड़ी थी। तो 2 बार स्प्लिट हुआ है, 1907 में और 1918 में। इसमें गर्म दल और नरम दल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी किस देश की है? महावेली गंगा ये कहां पर है? श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी है, श्रीलंका में महावेली गंगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और महावेली गंगा ये श्रीलंका की बड़ी नदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? देखना, नेपाल से पश्चिम बंगाल की भी लगती है, उत्तराखंड की भी लगती है, उत्तर प्रदेश की। इसमें असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती, जबकि भूटान से लगती है। असम की सीमा कहां पर? भूटान से। तो असम की नेपाल से टच नहीं होती। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की कौन सी? गोदावरी को कहा गया वृद्ध गंगा, ये दक्षिण की गंगा। ये कहां से निकलती है? नासिक से निकलती है। तो पेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है, पेन गंगा। आंसर क्या होगा इसका? पेन गंगा। तो ये कहां से निकलती है? नासिक। और नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। नासिक गोदावरी नदी के किनारे पर ही है। और नासिक में यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है।
कुंभ। कुंभ मेला किसमें है? जो समुद्र मंथन की घटना हुई थी उससे संबंधित कुंभ मेला है। भारत में 4 जगह लगता है, नासिक में, और ये हरिद्वार में, इलाहाबाद में, और एक लगेगा ये उसमें उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। तो गोदावरी की सहायक नदी क्या आ जाएगी? पेनगंगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत, पाकिस्तान और चीन तक फैली है? देखना, भारत, पाकिस्तान और चाइना में तो हिमालय पर्वत है, लेकिन हिमालय पर्वत के अलग अलग नाम है ना। पाकिस्तान में इसको क्या बोलते हैं? सुलेमान की पहाड़ियां। तो अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी और काराकोरम। कश्मीर में इसका नाम काराकोरम, K2, जैसे K2 बोलते हैं ना, K2, K4 कारा, या 2 बार K को लिख दिया गया, K और K का नाम क्या होगा? काराकोरम। एक K से क्या बनेगा? कारा, दूसरे से क्या बनेगा? कोरम। और इसी को गोडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। गोडविन ऑस्टिन, ये इसी का नाम है। गोडविन ऑस्टिन का जो पर्वत है भारत का सबसे ऊंचा भी है। देखना, विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? हिमालय पर्वत। हिमालय में माउंट एवरेस्ट, और भारत में अगर देखा जाए तो गोडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन किसका नाम है? और ये नाम काराकोरम का। ये कहां पर है? कश्मीर में। तो ये जो हिमालय पर्वत हैं ये कई देशों में, जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, भारत, इसमें चाइना में, इनमें फैला हुआ है। और अरावली कहाँ है? ये विश्व की सबसे प्राचीनतम है अरावली, ये हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में। सतपुड़ा कहाँ है? महाराष्ट्र में। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु और केरल में। तो काराकोरम कहाँ है? इसका जो आंसर होगा काराकोरम, ये जम्मू कश्मीर में होती है। ये 3 देशों में फैली हुई। 4। नंबर 15, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। क्या कहा गया? भाखड़ा नागल बांध के ये प्रथम जो प्रधानमंत्री थे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा है कि ये आधुनिक भारत के मंदिर। भाखड़ा नागल बांध को क्या कहा गया? आधुनिक भारत के मंदिर। ये तुलना की गई है, आधुनिक भारत के मंदिर। भारत मंदिर की संज्ञा किसने दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLR उस धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश करने की होती है, जो कि मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूति होती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है SLR की? SLR क्या होता है? स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? सांविधिक तरलता अनुपात। ये किसका नाम हो जाएगा? ये अनुपात, ये SLR का नाम होगा। तो SLR, बैंकों में कुछ निर्धारित फिक्स डिपॉजिट होता है जिसको SLR, बैंक उसको खर्च नहीं कर सकते। ये स्पेशल प्रतिभूति गारंटी होती है, जैसे इसमें कोई केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कुछ परिसंपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17वां, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो विस्तारवादी नीति होती है सरकार की। देखना क्वेश्चन लेकिन ऐसे आएगा कि राजकोषीय नीति कौन जारी करता है? राजकोषीय नीति केंद्र सरकार, और मौद्रिक नीति RBI। दो होती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक क्या होता है? एक मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा? ये तो करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। और जो करता है इसमें राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति कौन जारी करेगा? ये केंद्र सरकार करती है। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार राजकोषीय नीति। क्वेश्चन नंबर 18, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में RBI, भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। देखना, जैसे RBI होता है, RBI में जो खाते खुलते हैं तो सरकार के, और एक कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, या फिर PNB, पंजाब नेशनल बैंक। ये इस तरीके से 22 बैंक होते हैं, है ना। जैसे कमर्शियल बैंक वाणिज्यिक बैंक होंगे। अगर वाणिज्यिक बैंक को लोन की आवश्यकता है, कहां से लेंगे? RBI से। तो RBI इन पर जो ब्याज लेगा उस ब्याज को रेपो दर बोलते हैं, REPO। रेपो की फुल फॉर्म क्या होती है? रिपर्चेज ऑप्शन, रेपो दर वर्तमान में कितने? 4.0%। ये इतनी चल रही है। तो अगर RBI से ऋण लेते हैं, कौन से? SBI या कोई भी, इस ऋण पर लगने वाली ब्याज दर को रेपो रेट क्या कहा जाएगा? इसको रेपो दर, रेपो। और जब RBI इन बैंकों से लेता है उसको रिवर्स रेपो दर बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, है ना। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेता है उस ऋण पर लगने वाली ब्याज दर को रेपो दर, और जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से लेता है यानी कि स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक से लेगा उस पर लगने वाली ब्याज दर को रिवर्स रेपो दर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? सन 2012 से 2017 तक, ये आंसर आ जाएगा। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग्स है ना, FYP कौन जारी करता है? ये योजना आयोग या वर्तमान में कहिए नीति आयोग। नीति आयोग जो नाम दिया गया था ये 2015 में दिया गया था, इससे पहले नाम क्या था इसका? योजना आयोग। और नीति आयोग द्वारा तैयार की गई सभी योजनाओं को है ना NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये उसे अंतिम मंजूरी देता है। नीति आयोग द्वारा किए गए जो प्रारूप ड्राफ्ट तैयार होते हैं उनको फाइनल टच NDC देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, भारत के संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में पहला संशोधन हुआ जिसमें 9th शेड्यूल जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? देखना संविधान में टोटल वर्तमान में 12 अनुसूची हैं और 9th अनुसूची जो जोड़ी गई थी 1951 में, और ये कृषि सुधार से संबंधित है। कृषि सुधार, पहला कृषि सुधार वो कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म है ना, ये कृषि सुधार से संबंधित। तो कब हुआ था पहला संविधान संशोधन? 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? तो उसमें क्यों है 104। 104वां जो संविधान था ये SC और ST की सीटों को लेकर था। जो आम चुनाव होते हैं MP MLA के, उनमें सीटें निर्धारित करने के लिए है ना। तो क्वेश्चन आया कि सबसे अधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस राज्य से सबसे अधिक? तो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां भी रहती है ना। तो आम चुनाव में SC और ST के लिए वो बनाए गए हैं कि कितनी सीटें होनी चाहिए। 104वां संविधान संशोधन। तो अब तक कितने हुए? 104 संविधान संशोधन सन 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो अनुच्छेद नंबर 24 में है। 24 में क्या है कि 0 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को किसी जोखिम भरे कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। जोखिम भरे कार्य क्या होते हैं? जोखिम भरे कार्य जो भी सरकार तय करेगा है ना। जोखिम, जो खतरनाक कार्य होते हैं जोखिम कार्य, जैसे कारखानों में लगाना, चाय की दुकानों पर लगाना है ना, गैस प्लांट में काम करना, वो जोखिम भरे हो जाएंगे। तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे उसमें काम नहीं करेंगे, उस पर एक्ट लग जाएगा, अपराध हो जाएगा एक ही। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को अगर जोखिम भरे कार्यों में लगाया गया तो सरकार उसको दंडनीय अपराध घोषित करेगी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची, और मूल संविधान में कितनी थी? 8। फिर उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9th शेड्यूल कब जोड़ा गया? सन 1951 में। फिर 10वीं कब जोड़ी गई थी? 10वीं जोड़ी गई 1985 में। और 11वीं कब जोड़ी गई थी? सन 1992 में। और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी सन 1993 में। तो अब वर्तमान में कितनी है अनुसूची? ये हो जाएंगी 12 अनुसूची। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, 10वीं के लिए 52वां संविधान संशोधन हुआ था, 11वीं के लिए 73वां संविधान संशोधन और 12वीं के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12। नंबर 24, नेहरू रिपोर्ट 1928 निम्न में से संबंधित है। नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित है? जैसे संवैधानिक ढांचा, कि भारत का संवैधानिक ढांचा कैसा होना चाहिए। क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? पंडित मोतीलाल नेहरू ने। किसने तैयार की? मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार की नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान की जो प्रस्तावना भी वो भी ऑस्ट्रेलिया की भाषा से ली गई है। तो ऑस्ट्रेलिया की संविधान से व्यापार, जैसे अनुच्छेद नंबर 301 में बताया गया, 301 से लगभग 308-9 तक बताया गया है कि भारत में व्यापार वाणिज्य, और उसमें राष्ट्रपति की भूमिका अहम रहेगी। वो उनकी समीक्षा के लिए कोई आयोग गठित कर सकता है। कोई कहीं देह व्यापार से संबंधित तो नहीं है, कहीं हम आदमियों की या किसी व्यक्ति की खरीद फरोख्त तो नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। 26 क्वेश्चन, निम्न में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड जब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगा या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए। तो न्यूटन की गति का पहला नियम है जो प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने लिखा था, है ना। न्यूटन का नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? आइजैक।
आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, न्यूटन की बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया में गति विषयक 3 नियम लिखे थे कि कोई भी वस्तु गति की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न कर दिया जाए। जैसे कोई गाड़ी है, जब तक उसमें ब्रेक नहीं लगाएंगे वो चलती रहेगी, या कोई मान लो कोई टेक्निकल फॉल्ट उसमें है तो कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था में, विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक बाह्य बल आरोपित न किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ऊर्जा का मात्रक कौन सा हो जाएगा? जैसे जूल, पास्कल, ये तो उसका है कैलोरी। कैलोरी ये ऊर्जा, कैलोरी और जूल ये ऊर्जा के मात्रक होते हैं दो। तो 27 का आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, निम्न में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता? जो परिरक्षक नहीं होगा यानी कि उनको मारेगा नहीं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये परिरक्षक के रूप में कार्य नहीं करता, यानी कि बताने कि जो कार्य नहीं करता कौन सा आ जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्न में कौन सा एक तांबे का अयस्क है? तो तांबे का अयस्क क्या हो जाएगा? तांबा हम किससे प्राप्त करते हैं? इसके ओर का नाम क्या है? अयस्क को क्या बोलते हैं? ओर, OR ही, ओर। तो क्या आ जाएगा? चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट से हम तांबा प्राप्त करते हैं। और सिनेबार से हम क्या प्राप्त करते हैं? सिनेबार से पारा Hg प्राप्त होता है। और गलेना से क्या होता है? लेड प्राप्त करते हैं। इससे क्या हो जाएगा? लेड, जो शीशा बनाते हैं। और कैसिटराइट से हम तांबा प्राप्त करते हैं ना। ये किसका अयस्क है? कैसिटराइट से। ये कैसिटराइट शायद टीन का होता है, इससे हम टीन प्राप्त करते हैं, टीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, वसा उत्तक मानव में पाया जाने वाला किस प्रकार का उत्तक है? जो टिश्यू होते हैं, है ना, तो ये कौन सा है? सरल, ये संयोजी उत्तक आ जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू, वसा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है ना, तो उत्तक कौन सा हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू। आंसर इज डी। तो आज की इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस करते हैं, और जो इसमें नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें करंट के जीके क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए जाएंगे, और मैथमेटिक्स में खास तौर से डीआई के क्वेश्चन, उसकी एक प्ले लिस्ट देखना। हमने जो प्ले लिस्ट तैयार की है ये स्पेशल, ये यूपी ट्रिपल एसएससी पेट एग्जाम 2022, आप उसमें सर्च कर लीजिए चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताइएगा। ओके, थैंक यू।